अब विपक्ष इस बात को उठा रहा है कि ज्ञानेश कुमार सिर्फ ज्ञानेश कुमार नहीं है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता है। और अनुराग सिर्फ अनुराग नहीं है, अनुराग यादव है। अनुराग यादव का क्या सिर्फ ये कसूर है कि वो अनुराग यादव है? क्या उस आदमी का सिर्फ ये कसूर है कि वो मुलायम सिंह या अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में कुछ प्रमुख पदों पर था? अनुराग यादव तैयार नहीं था आंकड़ों के साथ। आप उससे कहते आई एम गिविंग यू 15 मिनट्स, डू द नीडफुल, आई एम कमिंग बैक टू यू। लेकिन नहीं, चूंकि वो ज्ञानेश कुमार है, द ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार हत्थे से उखड़े हुए हैं, क्योंकि उनके हत्थे पर लगातार कोई ना कोई प्रहार कर रहा है धड़ाम से। कभी एसआईआर को लेके कांग्रेस कर रही है। अब अनुराग यादव ने अपने हत्थे को मजबूत रखा और साफ तौर से कहा कि 2.5 दशक 25 साल से यहां पे हूं इस फील्ड में, आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। एक तो बंगाल और दूसरा बंगाल का चुनाव, वहां चकचक न हो, चिकचिक न हो, चकल्लस न हो, तो फिर कैसा चुनाव? और इस बार चुनाव बीजेपी और ममता बनर्जी को लेकर कोई चकल्लस नहीं है, बल्कि जो चकल्लस है, जो चर्चा है, वो यूपी काडर के एक आईएएस ऑफिसर अनुराग यादव को लेकर है। पर्यवेक्षक के तौर पर बंगाल गए थे साहब, और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से वीसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तू मैं हो गया। कहा 25 साल की नौकरी है साहब, इस तरीके से आप बात नहीं कर सकते। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निकलो यूपी जाओ। अब विवाद बहुत बढ़ गया है। इस पूरे मामले पर आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, इस पर बात करेंगे मनोज जी से। मनोज जी, अनुराग यादव बड़ा दमखम दिखाया भाई। अब 25 साल की नौकरी है मेरी। ज्ञानेश जी ऐसे बात नहीं कर सकते। आप मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, लेकिन मैं भी आईएएस हूं। क्या है इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये, एक तो बंगाल में है, बंगाल में मुख्य सचिव, डीजीपी पहले हटाए जा चुके हैं, चुनाव आयोग ने हटाया। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी और जितने पर्यवेक्षक बंगाल में इस समय मौजूद है, उनसे उनका डेटा, कार्रवाई, प्लानिंग पूछी जा रही थी। उस प्लानिंग में कुछ डेटा अनुराग यादव से भी मांगा गया। अनुराग यादव उस डेटे को कंपाइल नहीं कर पाए। कंपाइल नहीं होने की वजह से वो शायद जवाब में फंबल कर गए, लड़खड़ा गए, या कुछ भी था, समय मांग लिया। तो इस पर ज्ञानेश कुमार उखड़ गए हत्थे से उखड़ना इसलिए भी है क्योंकि लगातार ज्ञानेश कुमार हत्थे से उखड़े हुए हैं, क्योंकि उनके हत्थे पर लगातार कोई ना कोई प्रहार कर रहा है धड़ाम से। कभी एसआईआर को लेके कांग्रेस कर रही है, कभी विपक्ष पूरा उनको हिलाने पर तुला पड़ा है, कभी उनके खिलाफ लाया जा रहा है कि इनको हटाया जाए, अविश्वास प्रस्ताव और संसद में हंगामा। और अभी इस घटना से पहले डेरेक ओब्रायन जो थे, वो भी वहां मौजूद थे, वो भी वहां गए थे, उनकी भी चीखा चिल्ली हो गई वहां पे और उनको वहां से वापस होना पड़ा। ऐसे में एक वीसी होती है। अब पीछे का बैकड्रॉप आप समझ ही रहे हैं कि आदमी झल्लाया हुआ बैठा है, क्योंकि पूरे विपक्ष का निशाना अगर कोई है तो ज्ञानेश कुमार यानी मुख्य चुनाव आयुक्त है। और वो गुस्सा बाय द वे किन्हीं कारणों से अनुराग यादव के सामने आ गया। अनुराग यादव जब डेटा नहीं दे पाए या समय मांगा तो वो हत्थे से उखड़ गए। अब अनुराग यादव ने अपने हत्थे को मजबूत रखा और साफ तौर से कहा कि 2.5 दशक 25 साल से यहां पे हूं इस फील्ड में, आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। अब मुख्य चुनाव आयुक्त को लगा कि क्या हर कोई हमसे ऐसे बात करेगा? क्या हर कोई मुझसे ऊंची आवाज बोलेगा? क्या हर कोई मेरे ऊपर सवालिया निशान खड़ा करेगा? क्या हर कोई मुझे ताकीद करेगा, चेतावनी देगा? यहां से उनका जो गुस्सा था वो और बढ़ गया। उन्होंने बाकायदा तौर पे लिखत पढ़त में अनुराग यादव को पर्यवेक्षक से हटाकर यूपी वापस भेज दिया। लेकिन जो वापस भेजा है उसमें मिसकंडक्ट नहीं है, उसमें यह है कि आप अपनी ड्यूटी कायदे से नहीं कर रहे थे, आप डेटा, प्लानिंग ये सब पेश नहीं कर पाए उस मीटिंग के दौरान,
तो आपका ध्यान इतने अहम प्रमुख चुनाव पर नहीं है। बड़ा मसला है ये, उन्होंने बड़ा मसला कर दिया उसको, वो हल्का में नहीं रखा। उन्होंने मिसकंडक्ट पे बात नहीं की, उन्होंने अनुराग यादव के 25 साल के जवाब पर बात नहीं की, उन्होंने जुबान दराजी पर बात नहीं की। उन्होंने कहा आप काम में शिथिलता बरत रहे हैं। ये तो बड़ा गंभीर अपराध। ये गंभीर कर दिया उन्होंने और अनुराग यादव को वापस भेज दिया। इसलिए पिछले 2-1 दिनों से सिर्फ एक ही नाम ही चुनाव के दौरान चकचक में है, चकल्लस में है, चर्चा में है, और वो नाम है ज्ञानेश कुमार वर्सेस अनुराग यादव। और जब हम कहते हैं ज्ञानेश कुमार और नाम लेते हैं अनुराग, उसके बाद जो लगा देते हैं अनुराग यादव, ये चूंकि जातीय राजनीति है, बंगाल के बाद यूपी में चुनाव होने जा रहा है। बिल्कुल। और जातीय राजनीति से इनकार नहीं कर सकते कि समाजवादी पार्टी के साथ एक जाति विशेष है, ऐसा माना जाता। उनके वोटर हैं, सब है तो है, बहुत सही। तो जब है वो अनुराग यादव समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता अंबिका चौधरी के बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं। बिल्कुल। और जब अखिलेश जी की सरकार थी तो वो बहुत महत्वपूर्ण जिलों के जिलाधिकारी थे। भाई लखनऊ में वो डीएम थे, उसी सरकार में, लखनऊ में डीएम थे, जौनपुर में डीएम रहे, जौनपुर डीएम रहे। इसके अलावा अब विपक्ष इस बात को उठा रहा है कि ज्ञानेश कुमार सिर्फ ज्ञानेश कुमार नहीं है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता है, और अनुराग सिर्फ अनुराग नहीं है, अनुराग यादव है। अब अनुराग यादव की जब अब बात करते हैं तो फिर बात आती है पिछड़े की। और इस समय देश में राजनीति सबसे ज्यादा सरगर्म किस चीज की है? पिछड़ों की। अब उत्तर प्रदेश या देश की दृष्टि से देख लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में जो जातिगत जनगणना नहीं थी वो उन्होंने खुद लागू करा दी। ठीक, पिछड़ों की राजनीति शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश सबसे अहम प्रदेश है देश का, वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े यानी कुर्मी यानी पंकज चौधरी को अपना अध्यक्ष बनाया। जो पदाधिकारियों की लिस्ट जारी की गई उस लिस्ट में उनके नाम के साथ उनकी जाति भी लिखी गई। तो कोई ये तो कहे ही ना, कोई क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी ये तो कहे ही ना कि वो जात की राजनीति नहीं करती। तो अनुराग यादव विपक्ष के लिए एक एम्बलम बन गए हैं जाति का जी, कि भाई ये यादव हैं। और बात सिर्फ यादव की करेंगे तो आपको लगेगा अखिलेश यादव यानी 7%, लेकिन बात जब अब आप इस माहौल में करेंगे किसी यादव की तो इसका मतलब पिछड़ा। और आप देखिए अनुराग यादव का मामला कहां कूच बिहार, कहां बंगाल, गंगा सागर, वहां से चल के गंगा के किनारे, गोमती के किनारे तक आ गया और यहां की राजनीति गरमाई हुई है। अनुराग यादव जब आदमी अनुराग ले रहा है तो उसके आगे यादव जरूर जोड़ ले रहा है और दबाव के साथ जोड़ रहा है। बिल्कुल। पिछड़ों का अपमान, पीडीए का अपमान, पक्षपात, पार्टी बन गया है चुनाव आयोग। अखिलेश यादव और अन्य पार्टियां तो कह रही हैं ना कि चुनाव आयोग नहीं रहा बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर फैसला लेने वाला आयोग बन गया है, और वो एक अपने आप में पार्टी है, ये आरोप है। हम लोग इसे नहीं कह रहे हैं। लेकिन ऐसे में जब ज्ञानेश कुमार और अनुराग यादव के बीच में ये मामला आया और अनुराग यादव ने भी इसको डक किया और अपने पूरी शिद्दत के साथ कि जिस परीक्षा को आपने पास किया यूपीएससी को, और आप रिटायर होके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो मैं भी तो आईएएस यूपीएससी की परीक्षा पास किया हूं और प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी हूं। उसी काडर में आपकी बेटी भी आईएएस है, नोएडा की डीएम है और उससे मैं सीनियर ऑफिसर हूं। तो आप ऐसे बात मत करिए। देखिए ऐसा है, अब आपने जो बात छेड़ दी है ना जी, तो फिर नोएडा में पिछले दिनों एक बहुत गंभीर मसला हुआ। एक लड़का जी गाड़ी से आ रहा है जी, और एक बिल्डर जी, जहां पे बिल्डर की जमीन थी वहां पे एक तालाब बन गया है, उसके सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं किए गए। वो लड़का अपनी कार सहित जाकर पानी में डूब गया, गाड़ी की छत पर खड़ा रहा, टॉर्च दिखाकर लोगों से गुहार करता रहा कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। लेकिन
कोई भी व्यक्ति पानी ठंडा होने की वजह से और अंदर सरिया और पत्थर होने की वजह से कूदा नहीं। और देखते देखते सबकी आंखों के सामने उस लड़के की मौत हो गई। उसके बाद एक जबरदस्त कैंपेन चला कि डीएम को हटाया जाए, मेधा रूपम को। मेधा रूपम कौन? आईएएस। मेधा रूपम कौन? ज्ञानेश कुमार की बेटी। आपने भी आराम से बताया अंबिका चौधरी के बारे में। अंबिका चौधरी एक लर्नेड नेता थे। लर्नेड इसलिए कह रहा हूं कि वो मुलायम सिंह की सरकार में वित्त मंत्री भी रहे हैं, उनके रिश्तेदार हैं। तो अगर अनुराग यादव उनके रिश्तेदार हैं तो मेधा रूपम तो ज्ञानेश कुमार की बेटी है। क्या बाल बांका हुआ? क्या कोई कार्रवाई हुई मेधा रूपम पे? नहीं हुई। 2 दर्जन 4 दर्जन पर्यवेक्षक बैठे होंगे, 5 दर्जन पर्यवेक्षक बैठे होंगे। अगर अनुराग यादव डेटा कंपाइल नहीं करके प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे तो क्या ज्ञानेश कुमार ऐसा कह सकते थे कि तब तक आप तैयारी कीजिए, बाकी मैं तब तक और लोगों से बात कर लेता? हो सकता था ऐसा हो सकता था। तो वो अपनी सीनियरिटी, देखिए सीनियरिटी सन से नहीं होती है कि इस बैच के आईएएस है, ये इस बैच के आईएएस है, ये सीनियरिटी नहीं होती है। सीनियरिटी आपको गेन करनी पड़ती है, अर्न करनी पड़ती है। तो एक सुलझे हुए ऑफिसर की तरह आप उनसे कहते, आई एम प्रोवाइडिंग यू सम टाइम, प्लीज कंपाइल योर डेटा और फिर मैं आपके पास आता हूं, तब तक मैं दूसरों से बात करता हूं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि हत्थे से उनके उखड़ गए वो। अच्छा, इसकी एक और वजह मैं समझ सकता हूं। आईएएस अनुराग यादव भी हैं, आईएएस ज्ञानेश कुमार भी, और उनकी बेटी भी। ऐसे में क्या है कि कोई आईएएस हो, कोई पत्रकार हो, कोई साइंटिस्ट हो या हरवाहा हो या चरवाहा हो या किसान हो, है तो वो मतदाता भी ना, है तो वो वोटर भी ना, देता है ना वो। जब देता है तो किसी न किसी पार्टी को तो देता ही है। उस वक्त तो किसी न किसी पार्टी को देता है। वो उस समय देश का नागरिक है ना। ऐसे में ज्ञानेश कुमार जी को लेकर जिस तरीके से बातें लगातार चल रही हैं, जैसे वो डिफेम हुए हैं, प्रसिद्ध नहीं, कुख्यात हो गए, प्रख्यात नहीं, वो उस तरह का एक रिस्पेक्ट जो अपने सीनियर के प्रति होना चाहिए, शायद वो रिस्पेक्ट ज्ञानेश कुमार के लिए अनुराग यादव जी के मन में नहीं होगा। और जब उन्होंने कहा होगा तो वो जो अंदर की भड़ास और एक नागरिक के तौर पर जो उनकी सोच होगी कि अरे यार क्यों इस व्यक्ति पे इतना प्रहार हो रहा है, कुछ तो है शायद। वो व्यक्ति और नागरिक के रूप में जो अनुराग यादव के अंदर का भड़ास होगा, कुंठा होगी, फ्रस्ट्रेशन होगा कि ठीक है तुम मुख्य चुनाव आयुक्त हो, तो ऐसे बात करोगे, वो बबल पड़ा होगा, वो ऊपर उबाल मार दिया होगा और कहा नहीं सावधान, 25 साल का अनुभव है मेरे पास, मैं भी आईएएस ऑफिसर हूं, मुझसे ऐसे बात मत करिए। ठीक है, हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। रिस्पेक्ट नहीं होगा तो हो सकता है। मैंने आपसे क्या कहा, रिस्पेक्ट यूं नहीं होती है जी, अर्न करनी पड़ती है जी। आपको रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है, ठीक है। भले ही तमाम सारे लोग गोडसे को कुछ ना कहते हो, लेकिन ये देश गांधी को मानता है। ये देश गांधी को नहीं मानता, ये विश्व गांधी को मानता है। ऐसे में यू हैव टू अर्न, आपको रिस्पेक्ट अर्न करनी। मैंने सीधी सी एक बात कही कि अगर वो व्यक्ति तैयार नहीं था, अनुराग यादव तैयार नहीं था आंकड़ों के साथ, आप उससे कहते आई एम गिविंग यू 15 मिनट्स, डू द नीडफुल, आई एम कमिंग बैक टू यू, सीधे इतना कह सकते थे। लेकिन नहीं, चूंकि वो ज्ञानेश कुमार है, द ज्ञानेश कुमार, लिंग 2 से भी ऊपर है, टीएन सेशन से भी ऊपर है, सबसे ऊपर है वो, ठीक है। उन्होंने अपने ही अंदाज में गरियाना शुरू कर दिया। गरियाने में एक आदमी रिएक्ट भी कर गया। अब आता हूं अनुराग यादव पे। अनुराग यादव का क्या सिर्फ ये कसूर है कि वो अनुराग यादव है? क्या उस आदमी का सिर्फ ये कसूर है कि वो मुलायम सिंह या अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में कुछ प्रमुख पदों पर था? तो जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अनुराग यादव को हाशिए पे ही रखा गया। कहां थे अनुराग यादव बताइए? आपने भी डीएमशिप गिना दी। उत्तर प्रदेश की राजधानी जहां पूरी सरकार बैठती है, वहां के डीएम थे।
और बड़े बड़े पदों पर रहे। आखिर पिछले 7.5-8 सालों से कहां थे अनुराग यादव? अभी 10 दिन पहले आईटी आए। आईटी में एक कंपनी के साथ एमओयू हुआ सरकार का, जिस कंपनी की माली हालत लगभग शून्य थी, वो हटा दिए गए आईटी से। आईटी से हटा के समाज कल्याण लाए गए। समाज कल्याण उनकी पहली एक प्राइम सी पोस्टिंग है। अखिलेश यादव सरकार के बाद एक प्राइम पोस्टिंग है। उस प्राइम पोस्टिंग के दौरान ही वो पर्यवेक्षक बना दिए जाते हैं और आज यहां पे रख दिए गए। पत्र आ चुका है। उस पत्र के मुताबिक अनुराग यादव के साथ क्या किया जाएगा? क्या उनको फिर किसी पुलिस लाइन की तरह कहीं भेज दिया जाएगा? क्या उनको फिर हाशिए पे डाल दिया जाएगा? क्या फिर उनको कोई पनिश पोस्टिंग मिलेगी? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब एक लड़का कार पर खड़ा होके मरता रहा लेकिन डीएम का बाल बांका नहीं हुआ, तो कहते हैं ना, ऑल आइज ऑन अनुराग यादव। अब ये देखना पड़ेगा कि अनुराग यादव समाज कल्याण में बरकरार रहते हैं या वहां से एक बार फिर हटा दिए जाते हैं, क्योंकि लगातार तो हाशिए पे ही है। तो सबकी निगाहें हैं। और एक बात, क्या कर रही है आईएएस एसोसिएशन? 2014 के बाद सबसे निष्क्रिय एसोसिएशन कोई है तो वो आईएएस एसोसिएशन है। यही संजय भूसरेड्डी और न जाने कौन कौन लोग थे जिन्होंने न जाने क्या क्या कर दिया था। ठीक, लेकिन एसोसिएशन देख के मुंह खोलती है। जावेद अहमद डीजीपी थे। एक बार उन्होंने आईपीएस ग्रुप में एम फैक्टर लिख दिया था। उस एम फैक्टर को लेकर बवाल मच गया था। ठीक, आज भी तमाम सारे जो आईएएस के व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन पर अनुराग यादव के साथ कोई खड़ा हुआ है, कोई दूसरे ग्रुप में नहीं खड़ा हुआ है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तो 2014 के बाद बढ़ चुकी है। वो सिर्फ जो कोटरी में है, जो किचन कैबिनेट में है, वो पावरफुल लोग हैं, लेकिन जो किचन कैबिनेट या कोटरी में नहीं है वो सब के सब शिथिल है। विजय शंकर पांडे के साथ भी यही हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ हुआ है। उसमें अगला नाम है अनुराग यादव। दुर्गा शक्ति नागपाल बिल्कुल एसडीएम के तौर पर नोएडा में सस्पेंड होती हैं। मैं खुद उस चीज को कवर करता हूं। ज्वाइंट सेक्रेटरी दिल्ली में संजय भूसा रेड्डी थे और वो आईएएस एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी थे। और मैं गया था उनका इंटरव्यू लेने। डीओपीटी में एक प्रतिनिधिमंडल जाता है, निकलकर भाषण देते हैं संजय भूसा रेड्डी, बाइट देते हैं, इंटरव्यू देते हैं। मैंने खुद उनका इंटरव्यू किया कि नहीं, आईएएस एसोसिएशन पूरी तरीके से दुर्गा शक्ति नागपाल के साथ है। जो सस्पेंशन हुआ है अखिलेश यादव की सरकार में वो गलत है। तो जो आईएएस एसोसिएशन की एक धमक थी, एक जो उसका एक प्रभाव था, वो अब खत्म हो चुका है। अनुराग यादव के मामले को लेकर जो उनके आईएएस ग्रुप हैं, स्टैंड है, जो स्टैंड जो है, वो जो आईएएस एसोसिएशन की बात अगर छोड़ दें तो जो मुझे सोर्सेज से पता है कि आईएएस के अपने जो ग्रुप्स हैं उसमें उनकी बहादुरी को लेकर बहुत चर्चा है कि अनुराग यादव ने बहुत बहादुरी का काम किया। अनुराग यादव, मैं आपके साथ खड़ा हूं। अनुराग यादव, आपने बेहतर काम किया है। अनुराग यादव जिंदाबाद। अनुराग यादव, आपने बहुत ही पराक्रम का काम किया है। लेकिन आईएएस एसोसिएशन का कोई इस तरह का बयान तो मैं नहीं सुन रहा हूं। आपने सुना है क्या? ऐसा है, क्रिकेट देखा तो होगा ही आपने जी। खेला भले ना, खेला है, खेला भी है और खेला देखा भी है और देखता भी हूं। ऐसा है, बैकफुट पर खेलना जी कोई गलत काम नहीं है। नहीं, बैकफुट से आप स्लिप कार्डन ऑफ कर सकते हैं, विकेट कीपर के ऊपर से निकाल सकते हैं, लेमन कट कर सकते हैं, और चाहे तो हुक भी कर सकते हैं, पुल भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा मौका होता है जब एसोसिएशन को अपना स्टांस बदलना होता है। वो क्रीज के एक कदम आगे आती है और फिर बल्ला नीचे नहीं पकड़ती है, लॉन्ग हैंडल खेलना शुरू करती है, ताकि अब जो गेंद आएगी वो फ्रंट फुट पे मारी जाएगी। कुल मिला के अगर आपने हमको यॉर्कर भी फेंकी तो हम फुल टॉस बनाएंगे, बढ़ेंगे आगे। खत्म हो चुका है सारा मामला। आपने दुर्गा शक्ति नागपाल याद दिला के बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि दुर्गा शक्ति नागपाल के जो पति थे अभिषेक सिंह,
वो भी गुजरात गए थे चुनाव पर आयोग में पर्यवेक्षक बन के। उन्होंने क्या किया था, फोटो खिंचवा ली थी। उन्होंने गाड़ी के साथ अपनी फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया में डाल दी। इसी चुनाव आयोग ने अभिषेक सिंह को सस्पेंड कर दिया और अभिषेक सिंह सस्पेंशन के बाद नौकरी छोड़ दी, इस्तीफा। एक बात, लेकिन तब तक अभिषेक सिंह को ढूंढा जा रहा था, ठीक है, क्योंकि अभिषेक सिंह ब्यूरोक्रेसी छोड़ के फिल्मों में ट्राई कर रहे थे। कभी वो म्यूजिक वीडियोस में आ रहे थे, कभी वो बिग बॉस में थे, इन सब चीजों में जाने लगे, तो उनका इंटरेस्ट एरिया बदल चुका था। जी। ठीक है, तो चुनाव आयोग के ताजा नए उदाहरण ये है। लेकिन अभिषेक किशन सिंह के साथ कोई नहीं खड़ा था। क्यों नहीं खड़ा था? क्योंकि उनका इंटरेस्ट एरिया बदल गया था। अनुराग यादव को यूं देखा जाए तो अपने सीनियर के साथ उन्होंने मिसकंडक्ट किया, यूं देखा जाए, ठीक है, लेकिन क्या सीनियरिटी का कोई कंडक्टर नहीं होता है? क्या होता है? क्या उसके संग गड़बड़ नहीं की जाती है क्या? तो अनुराग यादव ने सिर्फ इतनी सी बात कही थी कि आप मुझसे, ये ऐसा तो नहीं चीख के 20,000 डेसिबल में तो नहीं चिल्लाया होगा, नहीं। उसने कहा होगा आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। ये तब कहा होगा जब वो गरिया रहे होंगे। अगर वो सभ्य भाषा में सौम्य तरीके से संतुलित और संस्कृति पूर्ण बात कर रहे होते तो वो ऐसे नहीं बोलते। उन्होंने कुछ ऐसा इस तरीके से बोला, तब उन्होंने कहा होगा कि आप उससे इस तरीके। मुझे तो ज्ञानेश कुमार पे तरस आ रहा है, इतना ज्यादा अटैक इस उम्र में, आदमी बिलबिला तो जाएगा ही हर तरफ से। वहां ममता बनर्जी इंजेक्शन दे रही हैं, इधर केजरीवाल दे रहे हैं, कभी संजय सिंह दे रहे हैं, अखिलेश जी तो लगातार दिए ही जा रहे हैं, राहुल गांधी भगवान ही बचाए, लगातार। ज्ञानेश कुमार नहीं हो गए इस देश में। मैं देख रहा हूं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, अमित शाह जी के बाद अगर देश में सबसे ज्यादा विपक्ष के निशाने पे कोई भी है तो पहले अडानी थे, अब ज्ञानेश कुमार, लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। हाँ, उनसे भी ज्यादा अब ये ओम बिरला भी रहे। हाँ, उनसे ज्यादा ओम बिरला रहे। हाँ। और ज्ञानेश कुमार को आपने बताया कि ममता इंजेक्शन दे रही है, अखिलेश भी दे रहे हैं, केजरीवाल भी दे रहे हैं, संजय, राहुल गांधी तो 2 डोज के बाद एक बूस्टर डोज भी दे चुके हैं। ठीक है, तो आप याद करिए कि जब हमारी आपकी बातचीत शुरू हुई थी तो मैंने हत्थे से उखड़ने की बात कही थी। वो हत्थे से उखड़ने की बात ही केवल इसलिए कही थी कि वो व्यक्ति सबके निशाने पे आ चुका और अनुराग यादव के जस्ट पहले डेरेक ओब्रायन से उनका झंझट हो गया है। तो वो खिसियाए बिलबिलाए तो है ही, तो बिफरे किस पे? किस पर बिफर सकते? जूनियर पे। अपने एक जूनियर पे बिफर सकते। वो जूनियर बदकिस्मती से अनुराग यादव था, लेकिन विपक्ष के लिए जो अनुराग यादव की बदकिस्मती थी वो विपक्ष के लिए खुशकिस्मती है, क्योंकि उनको एक यादव मिल गया, पीडीए मिल गया। और यादव मिलने से मतलब है, ये बात कही जा सकती कि चूंकि वो पिछड़ा है इसलिए आप निशान। और आप भी ऐसी राजनीति करते हैं क्या? भाजपा के पास मौका होता तो क्या भाजपा इस तरीके की राजनीति नहीं करती? करती ही है। हमने बता ही दिया कि आप जाति बता के सब कुछ कर रहे हैं, आप जातिगत जनगणना भी कर रहे हैं, आप ही यूजीसी लेके आए और यूजीसी में आपने पिछड़ों को आपने शामिल। पिछला चुनाव याद नहीं है आपको बंगाल का? दीदी ओ दीदी, भारी पड़ गया था दीदी, खेला हुए वाला, उसमें दीदी ओ दीदी बहुत भारी पड़ गया था। दीदी ओ दीदी। बड़ा इंटरेस्टिंग है चुनाव बंगाल का। और बंगाल का चुनाव देखिए इंटरेस्टिंग तब होगा, बिहार, बंगाल या उत्तर प्रदेश, ये इंटरेस्टिंग तब होते हैं ज्योति बसु जब तक रहेंगे तो एक सिंपल बंगाल है। ममता बनर्जी आती है तो टीआरपी होती है, ठीक है। बिहार में जगन्नाथ मिश्रा अगर रहेंगे मुख्यमंत्री तो बिहार है, लालू यादव होते हैं तो टीआरपी होती है। उत्तर प्रदेश में श्रीपति मिश्रा अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो बात नहीं है, मायावती होंगी, मुलायम सिंह होंगे, योगी आदित्यनाथ होंगे, अखिलेश यादव होंगे, तो यूपी में टीआरपी है। तो ये टीआरपी है इस बार बंगाल का इलेक्शन। और बंगाल का इलेक्शन एक्चुअली एक जादू का इलेक्शन होता है। हर आदमी को लगता है क्या अब की भाजपा आएगी, क्या अब की फिर दीदी रिटेन कर जाएगी, ये एक मसला है। तो बंगाल का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है। उस इंटरेस्टिंग चुनाव में एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट अनुराग यादव बन गए यूपी से। हाँ, यूपी का भी चुनाव आने वाला है। यूपी का चुनाव, वो एक एलिमेंट बन गए। और इस एलिमेंट की जो टुडे एलिमेंट है, इस एलिमेंट के साथ एक टुडे एलिमेंट है, वो ज्ञानेश कुमार थे।
जो लगातार चर्चा में बस, बने बस। हुए। इसीलिए वजह से, क्योंकि यूपी में भी चुनाव आ रहा यूपी में भी है, चुनाव। यूपी में भी ज्ञानेश कुमार हैं, हाँ। यूपी में अनुराग यादव हैं, और यूपी में तो सब कुछ है। हाँ बिल्कुल, यूपी तो प्रदेश है ही नहीं, देश है। इंतजार चल रहा है बस बिहार चुनाव, ये बंगाल चुनाव खत्म हो, बस उसी की कड़ी में ये आ गया अनुराग यादव वाला मामला, इसलिए माहौल पूरा गर्म है। आप देखिए पूरी तरीके से चौक चौराहे पे चर्चा हो रही, उतना तो मुझे लगता है बंगाल में चर्चा नहीं होगी। तो बस दो चीजें देखने वाली है, एक अंततः बंगाल का रिजल्ट, दूसरा उत्तर प्रदेश में अनुराग यादव का रिजल्ट। ये देखने वाला क्या होगा, क्या होगा, क्या होता है। क्या होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।